ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता है और ये बात मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को कही है। पाकिस्तान को फोन करके अब अमेरिका ने क्लास लगाना क्यों शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई है। गुरुवार शाम को मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ को फोन करते हुए भारत पाक तनाव और ईरान इजराइल संघर्ष पर चर्चा की। शहबाज शरीफ ने इस बातचीत में अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताते हुए भारत के साथ सीज फायर के लिए ट्रंप प्रशासन के कथित भूमिका के लिए उनको धन्यवाद दिया। वहीं रूबियो ने शरीफ से दो टूक कहा कि उनका देश ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं देगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि रूबियो ने शहबाज शरीफ के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में तनाव पर बातचीत के दौरान कहा कि तेहरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। दोनों नेताओं ने अपनी बातचीत में पश्चिम एशिया और क्षेत्र में शांति के लिए साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। ये बातचीत इस लिहाज से अहम है कि पाकिस्तान ने हालिया इजराइल ईरान के संघर्ष में तेहरान के साथ एकजुटता दिखलाई। अमेरिका ने अब ईरान मुद्दे पर सीधे पाकिस्तान को संदेश दे दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम कराने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व की सराहना की। साथ ही भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का श्रेय भी उन्होंने एक बार फिर ट्रंप को देते हुए धन्यवाद दिया। हालांकि भारत की ओर से बार बार यह स्पष्ट किया गया कि इस सीज फायर में अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं है। शहबाज शरीफ ने इस बातचीत में रूबियो को भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान की ओर से पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने में हर मुमकिन मदद करेगा। पाकिस्तानी मीडिया में बताया गया कि रूबियो ने क्षेत्र और पश्चिम एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान के प्रयासों को सराहा है। रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध हालिया समय में बेहतर होते दिख रहे हैं। खास तौर से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कोशिश अमेरिका के करीब जाने की दिखी है। दोनों देशों के नेताओं में लगातार बातचीत भी हो रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है वो क्षण आ गया जो पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ने लगा है। रूबियो ने एक बात तो साफ कर दिया कि अमेरिका की नीति ये सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार न बनाए और इसके लिए अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज, इस्फहान में हमला भी किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि दोनों नेताओं ने इजराइल और ईरान के बीच शांति, अस्थायी और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने की बात भी स्वीकारा। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से ईरान के साथ अपनी एकजुटता दिखाई, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका का दबाव देखने को मिल रहा है। ये बातचीत उस समय हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बात चल रही है और व्यापार नीतियों को जोड़ रहा है। क्षेत्रीय तनाव और पाकिस्तान की भूमिका की बात करें तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान परमाणु परीक्षण का संकट 1998 में आ चुका है और ये दिख चुका है। पाकिस्तान का यहाँ दोहरा रुख है और ईरान से क्या संभावना है, तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगरानी में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान की परमाणु गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी है। हाल के अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे उसकी परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को अब बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के एक घोषित परमाणु हथियार संपन्न देश है जिसके पास अनुमानित 170 परमाणु हथियार हैं। इसका परमाणु कार्यक्रम भारत केंद्रित है और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण के नीति पर आधारित है। ईरान एक एनपीटी हस्ताक्षरकर्ता देश है जो उसे परमाणु हथियार विकसित करने या हस्तांतरित करने से रोकता है। हालांकि पाकिस्तान ने एनपीटी पर साइन नहीं किया है, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार मानदंडों का पालन करने का दावा करता है। ईरान द्वारा पाकिस्तान को परमाणु हथियार और टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करना नियमों के उल्लंघन होगा। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान के वरिष्ठ कमांडर मोहसन रजाई के दावे को खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इसे निराधार और गैर जिम्मेदार बताया है। कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार केवल भारत से खतरे के खिलाफ रक्षा के लिए है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम पहले से ही एडवांस है, उसे ईरान से टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत ऐतिहासिक रूप से यह पाकिस्तान ही था जिसने 1980 और 1990 के दशक में ईरान को सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी प्रदान करी थी। दोनों देशों के बीच में जटिल संबंध रहे हैं और अब आगे बहुत तरह की बातें यहाँ कही जाती है। कहा जाता है कि ईरान के नातांज में उपयोग किए गए सेंट्रीफ्यूज डिजाइन पाकिस्तान के कहूटा डिजाइनों से मिलते जुलते हैं, जो यूरोपीय डिजाइनों पर आधारित हैं। 1989 में पाकिस्तान ने ईरान को सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी हस्तांतरित की थी। हालांकि IAEA के सबूतों के अनुसार ये डिजाइन पुराने और त्रुटिपूर्ण थे। उन्हें परमाणु हथियार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं माना गया। साल 2000 के दशक के शुरुआत में AQ खान नेटवर्क उजागर होने के बाद पाकिस्तान को भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा। अमेरिका और IAEA ने कड़ी प्रतिबंधों की धमकी दी, जिसके कारण पाकिस्तान ने ऐसी गतिविधियों को रोक दिया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो परमाणु ब्लैक मार्केट भी है। हाल के इजराइल और अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु स्थलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे उसका परमाणु हथियार कार्यक्रम प्रभावित हुआ। लेकिन ब्लैक मार्केट के माध्यम से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से लाने की कोशिश कर सकता है। साल 2024 में हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू ने एक आर्टिकल डाला। साल 2021 में परमाणु हथियारों के विकास से संबंधित 146 अवैध हस्तांतरण की घटनाएं हुई थी और ये सामग्री टेक्नोलॉजी आतंकवादी समूहों तक पहुंच सकती है, जो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक मार्केट में रेडियो सामग्री भी है, डिजाइन भी है, ये कहा जाता है। तकनीकी विशेषज्ञता भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूरी होती है, बुनियादी ढांचे भी चाहिए होते हैं। ईरान की बात करें तो 1999 से 2003 के बीच अपने गुप्त परमाणु कार्यक्रम के लिए इसने AQ खान नेटवर्क और अन्य ब्लैक मार्केट स्रोतों से डिजाइन हासिल किए थे, जिसमें पुनर्रचित पाकिस्तानी डिजाइन शामिल थे। ईरान ने तेहरान में खलाय इलेक्ट्रिक कंपनी से गुप्त संवर्धन कार्यशाला को स्थापित करने के लिए ब्लैक मार्केट से सेंट्रीफ्यूज, ब्लूप्रिंट घटक और तकनीकी चित्र प्राप्त किए। नातांज के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड फीड स्टॉक उपकरण भी ब्लैक मार्केट से खरीदे गए। हाल के हमलों के बाद ईरान ने दावा किया कि उसने अपने 60% संवर्धित यूरेनियम को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। भारत, जो इस वक्त दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के साथ परमाणु कंपटीशन है, भारत बहुत कड़ी नजर रखता है और भारत इस पर ध्यान भी देता है। AQ खान नेटवर्क क्या था? 1980 और 1990 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने एक वैश्विक परमाणु ब्लैक मार्केट नेटवर्क स्थापित किया, जो ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को परमाणु टेक्नोलॉजी और सामग्री प्रदान करता था। ये नेटवर्क परमाणु ब्लैक मार्केट का एक प्रमुख उदाहरण है। AQ खान ने यूरोपीय डिजाइनों पर आधारित सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी चुराया और इसे पाकिस्तान के कहूटा संयंत्र में विकसित किया। इसके बाद इन्होंने टेक्नोलॉजी को ईरान में, लीबिया, उत्तर कोरिया को बेचा है। ईरान ने इस नेटवर्क से सेंट्रीफ्यूज डिजाइन और घटक प्राप्त किए और नातांज में इस्तेमाल किया। साल 2003 में IAEA द्वारा खुलासा होने के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा। खान को 2004 में घर में नजरबंद किया गया। पाकिस्तान ने इस तरह की गतिविधियों को रोकने का वचन दिया। इस घटना ने परमाणु ब्लैक मार्केट के खतरों को उजागर किया और IAEA जैसे संगठनों की निगरानी को मजबूत किया। वर्तमान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए ब्लैक मार्केट की यहाँ पर जरूरत हो सकती है और ब्लैक मार्केट यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है ईरान के द्वारा, कहा जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ ज्यादा एक्शन में अमेरिका दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।